स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बायो में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो एनुअल फिजियोलॉजी के, उसमें पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होगी और काफ़ी यूज़फुल होगी आपको प्रैक्टिस में, और इससे आप चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन मैन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एयर पासेस थ्रू। तो इजी क्वेश्चन है। इंस्पायरेशन में आप एयर आपके नेज़ल चैम्बर में आती है, इसके बाद फिर फेरिंग्स में जाएगी, फिर लैरिंग्स में होगा, लैरिंग्स के बाद फिर ट्रैकिया में जाएगा, फिर इसके बाद अल्वियोलाई या ब्रोंकियोल्स के थ्रू अल्वियोलाई में जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह के जो ऑप्शंस दिए हैं, पहला कह रहा नेज़ल चैम्बर लैरिंग्स, गलत हो गया। नेज़ल चैम्बर के बाद फिर फेरिंग्स आएगा तब लैरिंग्स, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, नेज़ल चैम्बर के बाद लैरिंग्स आ रहा है, भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा नेज़ल चैम्बर लैरिंग्स फेरिंग्स, से भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि नेज़ल चैम्बर फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एंड अल्वियोलाई, बिल्कुल सही है। लेट्स सी द आंसर। और देखिए आंसर बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर हो गया 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द मायोग्लोबिन ऑफ एलिफेंट सील हैज़ मोर एफिनिटी फॉर। देखिए ये इसमें मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, और एलिफेंट सील में क्या है कि इनका मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है। मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने का एक पिगमेंट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 2। तो लेट्स सी द आंसर, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ग्लॉटिस इज़ द ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ। देखिए ग्लॉटिस जो होता है बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर ओपनिंग होता है, जो फेरिंग्स में जो लैरिंग्स में आके ओपन हो, लैरिंग्स की ओपनिंग है। तो इसी तरह से अगर आप गलेट जो होता है वो ओसोफेगस की ओपनिंग है, ये भी फेरिंग्स रीजन में होता है। तो यहाँ पे ग्लॉटिस के लिए करेक्ट आंसर हो गया 2, बकोफेरेंजियल कैविटी, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A person met with an accident and died instantly without any injury to heart, brain, stomach and kidney. One of the following reason for his death. अक्सर देखिए ऐसा देखा गया है कि रोड साइड एक्सीडेंट में बाहर से मान लीजिए किसी को चोट नहीं लगी लेकिन पर्सन डाई कर जाता है, तो उसका रीज़न क्या है। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग में ये पता चलता है कि उसका जो है डायाफ्राम पंक्चर हो गया या ब्रस्ट हो गया। देखिए डायाफ्राम एक प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर डायाफ्राम ही पंक्चर हो जाए तो इसकी वजह से ब्रीदिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए 4th, और करेक्ट आंसर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी रिस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम फ्रॉग। देखो फ्रॉग की अगर बात करें तो फ्रॉग में डायाफ्राम नहीं होता है, और फ्रॉग यूजुअली जो अपने स्किन से सांस लेते हैं वो लंग से सांस बहुत रेयरली लेता है, क्योंकि लंग से सांस लेने में उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। फ्रॉग का लंग जो होता है पॉजिटिव प्रेशर टाइप का है, तो बाहर से अंदर एयर लाने में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जबकि हम लोग का लंग जो होता है निगेटिव प्रेशर टाइप का है, तो ईज़िली आसानी से एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारे लंग्स में आ जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि ह्यूमन फ्रॉग से, तो डायाफ्राम एंड रिब्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्पायरेशन, तो करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसफॉक्सिया ऑकर ड्यू टू। एसफॉक्सिया क्या होता है, मतलब कि सफोकेशन। अब सफोकेशन होने का कारण क्या है कि अगर CO2 बढ़ जाए, O2 कम हो जाए, तो दोनों कंडीशन में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो करेक्ट आंसर होगा 4th, क्योंकि इसमें 1 और 2 दोनों सही होगा, तो करेक्ट आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन मैमल्स वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स आर गवर्न बाई। तो देखिए सभी को पता है कि हम लोगों में जो ब्रीदिंग करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर जो होता है जो थोरेसिक वॉल्यूम को बढ़ाता घटाता है, वो डायाफ्राम का मूवमेंट है। डायाफ्राम स्ट्रेट और फ्लैट हो जाता है इंस्पायरेशन में, और साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो थोरेसिक केज को लिफ्ट करके अपवर्ड एंड आउटवर्ड करता है। तो इस तरह से इंस्पायरेशन प्रोसेस होता है जिसमें थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है,
और साथ ही साथ प्रेशर डिक्रीज़ होता है, जिससे बाहर से एयर अंदर की तरफ आसानी से आ जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 होगा। द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ द लार्वा ऑफ एम्फीबियन। देखिए एम्फीबियंस का लार्वा टेडपोल होता है जो गिल से ब्रीथ करता है। तो करेक्ट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, न्यूमैटिक एंड इनहिबिटरी सेंटर्स आर एसोसिएटेड विद। तो देखिए ये जो सेंटर्स होते हैं न्यूमैटिक एंड इनहिबिटरी सेंटर्स आर एसोसिएटेड विद, तो ये आपका ब्रीदिंग से रिलेटेड है। सांस जो आप लेते हैं तो इसमें आपके ब्रेन में सेंटर्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। जैसे मेडुला में होता है एक DGN होता है, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, जो कि इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इसी तरह से मेडुला के वेंट्रल साइड में VGN होता है, वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, जो कि एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ पॉन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और पनेउस्टिक सेंटर। तो इस तरह से ये रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया था 2। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द थोरेसिक वॉल बट नॉट लंग्स इज़ पंक्चर। तो देखो ऐसे में क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर बहुत तेज़ी से रश कर जाएगी और लंग्स के सरफेस के ऊपर इतना प्रेशर लगाएगा कि लंग्स को कोलैप्स करा देगा। तो करेक्ट आंसर होगा कि मैन डाइज एज द लंग गेट कोलैप्स। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए करा इन पहला ऑप्शन, इन फिशेस काउंटर करंट फ्लो ब्लड एंड वाटर टू गिल्स इनहांस द ऑक्सीजन ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही है। एयर सैक्स एंड पैराब्रोंकाई ऑन बर्ड्स हेल्प इन कॉन्टीन्यूअस वेंटिलेशन ऑफ लंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बर्ड्स में होते हैं जो कॉन्टीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। और क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड है कि इंसेक्ट्स लाइक ऑर्थोपोड्स कैन डायरेक्टली सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल टिश्यू सेल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रैकियल सिस्टम होता है और इससे ऑक्सीजन बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे हिसाब से करेक्ट आंसर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट आंसर होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। देखिए बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ब्लैक लंग डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू। अब देखिए क्या होता है कि ब्लैक लंग डिजीज़ बेसिकली जो कोल पार्टिकल है वो लंग्स में आ जाता है। तो एक लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसको न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है जिसमें पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की वजह से लंग्स में अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा डिपोजिशन इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट की वजह से लंग्स जो होता है ब्लैक लंग डिजीज़ कह सकते हैं। तो एक तरह से ये न्यूमोकोनियोसिस वाली डिजीज़ है। इसी तरह से अगर आप कॉटन फाइबर इनहेल करते हैं तो इसको बिस्नोसिस कहा जाता है, और अगर शुगर केन फाइबर इनहेल कर लेते हैं तो इसको बैगियोसिस कहते हैं। और साथ ही साथ एस्बेस्टास पार्टिकल की वजह से एस्बेस्टोसिस हो सकता है। तो ये सब लंग्स में फाइब्रोसिस करते हैं जो लंग्स को डैमेज कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन बीइंग रिब्स केज एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग। तो देखिए स्टर्नम अपवर्ड एंड आउटवर्ड तब जाता है जब आप एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ऐसा इंस्पायरेशन प्रोसेस में होता है। और साथ ही साथ डायाफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे डायाफ्राम कॉन्टैक्ट होने से थोरेसिक वॉल्यूम थोरेसिक केज एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में इंक्रीज होता है और डायाफ्राम का शेप फ्लैट या स्ट्रेट हो जाता है। तो ये इंस्पायरेशन प्रोसेस को बता रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैमल्स द बॉडी कैविटी इज पार्टीशन इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये सभी को पता है, डायाफ्राम होता है जो बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाली कैविटी को थोरेसिक कैविटी और नीचे वाली कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो आपका लंग्स है और साथ ही साथ इसमें हार्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया 4। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए मैच करना है, अभी इसके ऑप्शंस आगे आएंगे, बट अभी हम लोग इसके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे ट्रैकिया क्या है, देखो ट्रैकिया ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, इंसेक्ट्स में ऐसा होता है। बुक लंग रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है अरेक्निड्स में, जो कि ऑर्थोपोड्स हैं।
गिल्स सभी को पता है, फिशेस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सॉरी ब्रीदिंग या रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। बुक गिल्स जो होते हैं लाइमुलस, ये जिसको किंग क्रैब कहते हैं, उसका ब्रीदिंग ऑर्गन है। और लंग जो होता है वर्टिब्रेट्स का ब्रीदिंग ऑर्गन है। तो यहाँ पे अगर ट्रैकी की बात करें तो ये इंसेक्ट्स होगा बुक वॉर्म, लेपिज्मा। लेपिज्मा जो होता है बुक वॉर्म को कहते हैं, ये इंसेक्ट्स है, तो ए का 1 होना चाहिए। बुक लंग जो होता है अरेक्नीड्स का है, तो इसमें अरेनिया है, तो करेक्ट आंसर ए बी का 4 होना चाहिए। और गिल्स जो होता है फिशेज में यानी स्कॉलियोडॉन में, तो सी का 2 होना चाहिए। और बुक गिल्स लाइमुलस में होगा। और लंग जो होता है हेमीडेक्टाइलस यानी कि जो लिजर्ड्स होते हैं रेप्टाइल्स वहाँ पे। तो इस तरह से आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं। तो इसमें जो अभी हमने बताया था उससे इजी आंसर आपको निकल जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें 4 हो गया। एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ। एक्सपायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब आप क्या करते हैं, डीप इंस्पायरेशन करते हैं कि नॉर्मल इंस्पायरेशन, और एक्सपायरेशन करेंगे क्या किस कंडीशन में होगा? तो ये देखिए, एक्सपायरेटरी मसल्स मतलब कि जो एक्सपायरेटरी मसल्स यानी कि जब आपको एक्सपायरेशन करना है, ठीक है, तो एक्सपायरेटरी मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट होंगी? तो यहाँ पे एक बात समझना है, जब आप देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन में तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वही रिलैक्स होगी। कौन कौन सी? जैसे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम, ये रिलैक्स होते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन में, ठीक है। लेकिन जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हो उस कंडीशन में सम एब्डोमिनल मसल्स और साथ ही साथ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम और ज़्यादा रिड्यूस होगा और एयर बाहर निकल के जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन इन रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ लंग ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ पार्टीशन इन अल्व्यूलाई। ये बेसिकली अल्व्यूलर सेप्टल वॉल डिसॉल्व होने से होता है। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग में होता है। सिगरेट स्मोक्स के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और साथ ही साथ इसमें टार होता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं एन नाइट्रोसो डाई मिथाइलिन, जो कि लंग कैंसर कॉज कर सकता है या कार्सिनोजेंस होते हैं। तो सिगरेट स्मोक्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अल्व्यूलाई के सेप्टल वॉल को डिसॉल्व करते हैं, जिससे कि अल्व्यूलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है और सांस लेने में गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन ह्यूमन बींग्स, ये 3 पेयर होते हैं, तो 3 पेयर मतलब 6 हो गए, तो करेक्ट आंसर 2 है, 6 हो गया। टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग सभी को पता है। टाइडल वॉल्यूम यानी अमाउंट ऑफ एयर इन इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ये 500 ml होता है, तो करेक्ट आंसर हो गया 3। इसी तरह से रेजिडुअल वॉल्यूम की बात कर रहा है। रेजिडुअल वॉल्यूम देखो, अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ ऑलवेज रिमेन इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम लगभग 1100 से 1200 ml के करीब होता है, तो करेक्ट आंसर होगा 4, 1200। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, देखिए वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू, दो कैपेसिटी में एक से अधिक वॉल्यूम आके जुड़ जाते हैं, तो वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। आप इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हो, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर आफ्टर डीप इंस्पायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें ये 3 वॉल्यूम आके जुड़ेंगे, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी? तो 3000 से 4500 ml होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा 1। वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट ऑफ द लंग ऑफ एन एवरेज ह्यूमन, जो हमने बताया कि आपके लंग्स में फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो है लंग से पड़ी रह जाती है, उसको हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया 2। 25 क्वेश्चन देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वेन्स इन। देखिए पल्मोनरी वेन में ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, तो इसमें अगर ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होगा, तो करेक्ट आंसर होगा 2, बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग आज कंप्लीट किए, और इस तरह से हम लोग आज 25 क्वेश्चन लगभग प्रैक्टिस किए जो बेसिक टाइप के थे,
और आगे इसी तरह से हम लोग और जो कुछ लेवल सेकंड के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद फिर आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टार PMT ट्यूटोरियल्स, जिससे आपको हमेशा इस तरह के प्रैक्टिस पेपर्स मिलते रहेंगे। मैं डॉक्टर राहुल राय, बेसिकली स्टार PMT ट्यूटोरियल्स में यहाँ पे हम बायो की फैकल्टी हैं और इसी तरह से हम आपको आगे और भी पेपर देते रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।